रिटायर्ड प्रोफेसर थे, उम्र थोड़ी सी ज्यादा हो चुकी थी। उस कोठे पर पहुंचने के बाद उनके सामने महिमा पेश की जाती है। महिमा को जब वो देखते हैं तो उन्हें अजीब सा लगता है। वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने कमरे में तो जाते हैं, लेकिन कमरे में जब पहुंचते हैं तो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते नहीं, क्योंकि महिमा उन्हें सारी गाथा बता देती है। और महिमा से जब वो पढ़ाई लिखाई की बात करने लगते हैं तो महिमा से जो जो प्रश्न प्रोफेसर साहब पूछ रहे थे उन प्रश्नों का उत्तर महिमा सटीक तरीके से दे रही थी। अब प्रोफेसर साहब के दिमाग में एक कौतूहल का विषय आ जाता है कि आखिर वेश्यावृत्ति का धंधा करने वाली लड़की आईएएस के एग्जाम जैसे एग्जाम के प्रश्नों को ये कहां से पढ़ती है। जब वो महिमा से पूछते हैं तो महिमा बताती है कि साहब, मैं दिन में इस धंधे में रहती हूँ, लेकिन रात के अंधेरे में मैं थोड़ी सी रोशनी करके अपनी पढ़ाई करती हूँ। प्रोफेसर साहब को लगता है कि नहीं, जो मैं यहाँ पर करने आया हूँ मुझे वो नहीं करना चाहिए। मुझे थोड़ी सी इसके जीवन में आस डालनी चाहिए, थोड़ा सा भरोसा डालना चाहिए, थोड़ा सा इसे विश्वास में डालना चाहिए और इसकी जो सहायता हो वो करना चाहिए। अब अगले दिन ही महिला डीएम अपने साथ पीछे 4-5 पुलिस की बैन गाड़ियां लेकर सुबह सुबह के टाइम, सुबह के अभी करीब 7 बज रहे थे, एक गांव में प्रवेश करती हैं। और जब उस गांव में प्रवेश करती हैं तो उनके साथ जो पुलिस फोर्स थी और डीएम महोदया देखती हैं कि गांव के काफी व्यक्ति जो है वो शौच स्नान आदि करके गांव से अभी बाहर निकलने ही वाले हैं। अचानक लोगों की निगाह जब पुलिस फोर्स और लाल बत्ती लगी इस कार पर पड़ती है तो गांव के लोगों का एकदम दिमाग जो है वो सन्न हो जाता है कि आखिर ऐसी बात क्या हो गई कि आज सुबह सुबह एक जिले की अधिकारी सी लग रही है, एक महिला जो देखने में काफी सुंदर है, काफी तेज तर्रार है, वो महिला गांव में पुलिस बल के साथ पहुंची है। गांव वाले जब उससे पूछते हैं महिला डीएम से तो डीएम साहिबा बताती हैं कि दरअसल वो एक व्यक्ति का घर खोज रही हैं, जिस व्यक्ति का नाम है विपुल। अब विपुल का घर कुछ गांव वाले बताते हैं कि गांव के बगल ही है। अब महिला डीएम साहब अपनी फोर्स के साथ विपुल के घर पर पहुंचती हैं और विपुल के घर पर जैसे ही पहुंचती हैं अचानक विपुल के बुजुर्ग माँ बाप उठकर आते हैं और जब वो देखते हैं उस महिला को तो अवाक रह जाते हैं, सन्न रह जाते हैं। और तुरंत ही उनकी माँ, जो जिस घर में डीएम साहिबा गई थी, वो बुजुर्ग माँ सीधा घर के अंदर घुसती है और अपने बेटे विपुल को बुलाती है। विपुल से बताती है कि आज एक महिला डीएम घर के सामने आकर मैं फोर्स के साथ खड़ी है। और जब ये बात विपुल सुनता है तो उसकी नींद बिल्कुल काफूर हो जाती है। वो घर से बेतहाशा भागता है बाहर की तरफ और बाहर की तरफ जब आता है तो देखता है डीएम साहब पूरे रौले के साथ, पूरी फोर्स के साथ खड़ी थी। और विपुल जब डीएम साहिबा की नजरों से नजरें मिलाता है तो उसे लगता है पुराने दिनों की यादों को सोचकर कि अब वो बचने वाला नहीं है। आखिर कौन था विपुल और आखिर कौन थी ये डीएम साहिबा? क्या संबंध था विपुल का डीएम साहिबा से और डीएम साहिबा किस लिए सुबह सुबह ही गांव में मैं फोर्स के साथ पहुंची थी? इसके पीछे की जो वास्तविक कहानी है दोस्तों, वो कहानी बहुत ही जागरूक, बहुत ही अच्छी सीख देने वाली, बहुत ही सामाजिक और पारिवारिक कहानी है, जिसे सुनने के बाद आपको कई सीख मिलेगी। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे मेरा छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लाल बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं आपको ऐसी कहानियां जो आपको कुछ सीख दे सके, कुछ सतर्क कर सके, कुछ जागरूक कर सके, जिन कहानियों से आपको एक रास्ता नया मिल सके, ऐसी कहानियां आपके अपने इस चैनल डीडी स्टोरी स्टेशन पर सुनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपको मिल जाए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हमारे इस चैनल पर जो कहानियां मैं पढ़ता हूं उन पर जिनका प्यारा सा कमेंट आता है उनका नाम हम कहानियों में जरूर लेते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले कुछ लोगों के नाम भी हैं जिनका प्यारा सा कमेंट हमें पिछली कहानी पर प्राप्त हुआ था, उनका नाम लेंगे, फिर कहानी की तरफ वापस लौटेंगे। दोस्तों, जो सबसे पहला कमेंट आया था वो कमेंट है देशराज गौतम जी का। देशराज गौतम जी का प्यारा सा कमेंट हमें प्राप्त हुआ था, जिन्होंने कहा था वेरी नाइस स्टोरी। और अगला कमेंट जो है वो है श्रवण कुमार जिला हरदोई से, जिनका प्यारा सा कमेंट हमें हर कहानियों पर मिलता रहता था। अगली कहानी में जो कमेंट आया था वो था विजय मिश्रा जी का, जो नोएडा से हैं।
अगला कमेंट था सीपी उपाध्याय सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। तो आप ये पूरी कहानी कहाँ से, किस जिले से, किस प्रदेश से, किस गांव से, किस मोहल्ले से, कहां से देख रहे हैं, इस पूरी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इन कहानियों को हम कहीं से पढ़कर, अध्ययन करके, लिखकर, देखकर, बनाकर अपने आप से आप तक पेश करते हैं। और इनमें हम आपसे ये उम्मीद सिर्फ करते हैं कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, प्यारा सा सपोर्ट हमें मिल जाएगा और हमारा जो है वो कहानियों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। और हमें आपके सब्सक्रिप्शन से और एक लाइक से दोस्तों थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके पास ऐसी और कहानियां ला सके। फिलहाल कहानी की तरफ वापस लौटते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। एक छोटे से गांव का रहने वाला विपुल, जिसके माता पिता के सिर्फ अकेली संतान विपुल था। विपुल बचपन से ही देखने में बहुत खूबसूरत था और खूबसूरत होने के साथ साथ उसके पिताजी के पास करीब 50 बीघे की जमीन थी और उस जमीन के बदौलत वो अपने आप को जमींदार के से कम नहीं समझता था। जैसे ही वो 16 साल के उम्र को क्रॉस करता है, यानी कि जैसे ही विपुल जवानी की दहलीज पर पैर रखता है, उसे एक गलत रास्ता अख्तियार कर लिया था, वो एक गलत रास्ते पर चल पड़ता है। दरअसल वो पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर होता है। उसके पिताजी उससे कहते हैं कि बेटा तुम्हें अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है तो तुम घर का काम धंधा करो, जो खेती किसानी का काम है उसे करो, हमारे पास प्रॉपर्टी बहुत है, सब कुछ ठीक ठाक से जीवन चलता रहेगा। चूंकि अकेली संतान था इसलिए माता पिता को भी ज्यादा बहुत हैरानी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता या भविष्य की चिंता नहीं करनी पड़ती। उनको ये चीज अच्छी तरीके से पता था कि अगर बेटा कहीं नहीं भी कमाएगा तो हमारे पास इतनी पैतृक जमीन है, इतनी खेती बाड़ी है, उसी से उसका जीवन कट जाएगा। अब जब पिताजी की ऐसी सह बेटे विपुल को मिल जाती है तो विपुल भी सोचता है कि पिताजी जब एग्री हैं कि मैं पढ़ाई लिखाई ना करूं तो आखिर मैं पढ़ाई लिखाई करूं क्यों। अब वो पढ़ाई लिखाई पूरी तरीके से बंद कर देता है। कक्षा 8 तक जैसे पढ़ाई लिखाई करता है और पढ़ाई लिखाई जब वो बंद कर देता है तो खेती किसानी का काम करने लगता है। खेती किसानी के काम करने के बाद उसकी गांव के 4-5 मित्रों से दोस्ती हो जाती है, जो दिन भर आवारागर्दी किया करते थे, दिन भर इधर उधर खेला कूदा करते थे। अब दिन भर उनके साथ रहने लगता है। अब जब वो 3-4 मित्र इसके साथ रहने लगते हैं तो वो मित्र कहते हैं कि विपुल भाई तुम तो एक अच्छे खासे जमींदार के लड़के हो, एक अच्छे खासे खानदान के लड़के हो, तुम्हारे पास पैसे कौड़ी की कोई कमी नहीं है, तुम यार कुछ पैसे वैसे लाया करो, कुछ खर्चा वर्चा किया करो। विपुल कहता है कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, जो खर्चा वर्चा लगेगा हम करेंगे। अब ये लोग धीरे धीरे पार्टी का सिलसिला शुरू होता है। पार्टी का सिलसिला शुरू होने के बाद ये सिलसिला यही नहीं थमता है। वो अपने पिताजी से और माताजी से पैसा मांग कर लेकर आता था, क्योंकि अकेली माँ बाप की संतान था, माँ बाप आसानी से पैसे दे देते थे। लेकिन उनके माँ बाप को विपुल के जब लगता है कि बेटा अब कहीं ना कहीं से बिगड़ रहा है और ये पूरी तरीके से गलत रास्ता इख्तियार कर रहा है, गलत रास्ते पर जा रहा है, तो उसके माँ बाप भी जो है वो कहते हैं कि बेटा तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। अब चूंकि विपुल के खर्चे इतने बढ़ चुके थे, विपुल इतना शौकीन मिजाज हो चुका था और इतना अय्याशी के रास्ते पर जा चुका था कि उसे अब अच्छी अच्छी लड़कियों को साथ में घुमाने का शौक भी लग चुका था। अब माता पिता जब पूरी तरीके से उसको पैसा देना बंद कर देते हैं, क्योंकि खर्चे तो ज्यादा है ही, अब मरता क्या न करता वाली स्थिति आती है, तो फसल से जो भी उसके यहाँ रखा रहता था, चाहे वो गेहूं हो चाहे वो धान हो, जो भी फसल से उपजता हुआ रखा रहता था, उस फसल का कुछ हिस्सा बोरी में जो रखा रहता था उसको आगे यूज में लेने के लिए उनको बोरी उठाता और अपनी मोटरसाइकिल पर रख के किसी के यहाँ बेच आता और उससे उसका खर्चा चलने लगता है। और जब ये बातें उसके माता पिता को पता चलती हैं कि फसल का जो भी अन्न उपजता है उनमें से अधिकांश हिस्सा बाद में ये बेच ले रहा है और बेच के अय्याशी कर रहा है, यानी कि पूरी तरीके से रास्ता जो है वो भटक चुका है और इसके जो 4-5 अय्याश दोस्त हैं वो पूरी तरीके से इसे रास्ता भटकाने में इसकी मदद कर रहे हैं। दोस्तों आपने देखा होगा जब ऐसी सिचुएशन किसी परिवार के साथ, किसी भाई के साथ या किसी व्यक्ति के साथ आती है तो गांव वाले पहले अपने बेटे को, अपने लड़के को या अपने घर के उस सदस्य को ब्लेम नहीं करते हैं, उसे भला बुरा नहीं कहते हैं, वो जो उसके साथ रह रहा है उसे भला बुरा कहते हैं। तो उसके माता पिता भी उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारे जो दोस्त हैं वो गलत है, उनके वजह से तुम्हारी संगति पूरी तरीके से गड़बड़ हो चुकी है विपुल, और तुम प्लीज ये ना करो, तुम इसको छोड़ दो। लेकिन अब विपुल कहाँ मानने वाला था। विपुल तो पूरी तरीके से रास्ते पर आगे बढ़ चुका था। उसे ये जरा भी भान नहीं था कि समाज में उसके पिताजी की जो जमींदार वाली छवि है वो छवि उसकी इस गलत कार्यों से कितनी धूमिल हो रही है और कितनी गलत डायरेक्शन में वो जा रहा है।
खैर, पिताजी के जब बहुत मनाने के बाद नहीं मानता है तो उसकी माताजी एक बार उसके पिताजी के साथ बैठती हैं और कहती हैं कि ऐसा है, एक रास्ता है जिससे विपुल पूरी तरीके से सुधर सकता है। उसके पिताजी कहते हैं कि बताओ वो रास्ता क्या है। उसकी माताजी उसके पिताजी से कहती हैं कि दरअसल विपुल की अगर शादी की जाए तो विपुल जो है वो पूरी तरीके से अपने रास्ते पर आ सकता है। विपुल की शादी की चर्चा होने लगी थी। विपुल की शादी की चर्चा होने के बाद विपुल पहले तो अपने माँ बाप को मना करता है कि वो शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो स्वच्छंद विचारों वाला खुले दिमाग का लड़का होता है। तो वो कहता है कि नहीं माताजी पिताजी मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन फिर ये बात धीरे धीरे रिश्तेदारों को, गांव वालों को, सबको पता चलती है और कई लोग मिलकर उसके पिताजी के पास आते हैं और कहते हैं कि अगर अपने बेटे को रास्ते पर लाना है तो सबसे अच्छा यही होगा कि तुम इस लड़के की शादी कर दो। अब पिताजी पूरी तरीके से प्रेशर में आ जाते हैं। फिर कई लड़की वाले उसका विवाह देखने आते हैं विपुल का, और उसमें से एक लड़की जो है वो घर वाले सेलेक्ट कर लेते हैं। वो लड़की जो है वो एक गरीब परिवार की थी, लेकिन पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी। क्योंकि अब विपुल की एज जो है वो 25 साल की हो चुकी थी और लड़की जो है वो 23 साल की थी, ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। एक गरीब घर की लड़की, उसकी मनसा थी, वो अपने माँ बाप से कहती थी कि जब भी मैं बड़ी होंगी तो एक बड़ी अफसर बनूंगी। उस लड़की का नाम होता है महिमा। अब महिमा के घर वाले विपुल के यहाँ शादी देखने आते हैं। जब देखते हैं कि सब कुछ घर द्वार पक्का बना हुआ है, मतलब समृद्धि है, 50 बीघे खेत है, तो घर वाले शादी मान लेते हैं। फिर विपुल और महिमा दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जब महिमा विपुल के घर आती है तो विपुल एक दो दिन, चूंकि वो अच्छी अच्छी लड़कियों से संपर्क में था, अच्छी अच्छी लड़कियों को साथ में घुमाया था, इसलिए विपुल जो है वो उससे प्यार नहीं करता है। लेकिन अब चूंकि वो पत्नी बन चुकी थी, इसलिए 2-4 दिन बाद उसे लगता है कि नहीं, अब जो कुछ होना है, जीवन का सारा फैसला, जीवन का सारा काम इसी के साथ होना है। ऐसे में उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने पत्नी से प्यार करे और उसकी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाए। अब उसकी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने लगता है। कुछ दिन धीरे धीरे बीत जाता है, लेकिन कहते हैं ना कि जब आदमी गलत हो तो उसे फिर दोबारा गलत होने में ज्यादा समय व्यतीत नहीं होता, ज्यादा समय नहीं लगता है। अब विपुल का माथा बिल्कुल पूरी तरीके से फिर से ठनक जाता है और वो फिर एक गलत रास्ते पर चल पड़ता है। वो एक दो लड़कियों को अपनी पत्नी के सामने ही बात करने लगता है और उनकी चर्चा करने लगता है। और चर्चा करने के बाद उसकी पत्नी महिमा को जो बहुत बुरा लगता था, तो महिमा उसे रोकती थी कि मेरे सामने ये सब मत किया करो, अब तुम शादीशुदा इंसान हो गए हो, तुम्हारी शादी हो गई है, और तुम इस तरीके से अगर हरकतें करोगे तो समाज में एक गलत मैसेज जाएगा और ये कहीं ना कहीं से ना तुम्हारे लिए ठीक है, ना हमारे लिए ठीक है, ना ही हमारे संबंधों के लिए ठीक है। महिमा समझाती तो है बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन अब उसकी जो चाल चलन थी अय्यासी वाली, वो चाल चलन पूरी तरीके से उसका जाने का नाम नहीं ले रहा था। वो कुछ दिन तो महिमा के समझाने पर, अपनी पत्नी के समझाने पर समझ जाता है, लेकिन फिर उसका चाल चलन पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। अब वो बाहर निकलने लगा था और अपने उन्हीं 4-5 मित्रों के साथ, जिनके साथ वो पहले शादी के पहले अय्यासी करता था, उन्हीं के साथ अब शराब वगैरह ड्रिंक करने लगता है, काफी मात्रा में ड्रिंक करने लगता है। और जब महिमा को ये पता चलता है, चूंकि महिमा बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी, और जब महिमा को ये सारी बातें पता चलती हैं कि वो ड्रिंक करने लगा है और बहुत भारी मात्रा में ड्रिंक करता है और उसका समाज में एक बहुत गलत संदेश जा रहा है, तो महिमा सोचने लगती है कि अगर ये बातें, एक बच्चा हो गया मेरे और उसको पता चली तो समाज में लोग क्या क्या कहेंगे, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। वो इस बाबत कई बार विपुल से कहती भी है, लेकिन विपुल नहीं मानता है। अब धीरे धीरे आदत ऐसी हो जाती है कि उस साल खेती में फसल बिल्कुल नहीं होती है। उसी खेती की फसलों को बेचकर वो अपने पत्नी का और अपना खर्चा चलाया करता था। बिल्कुल दिन भर नकारा घूमता रहता था, शाम को दोस्तों के साथ बाकायदा रोज ही पार्टी करता था। अब स्थिति ये आ गई कि जब उसके पास खेती में फसल हुई नहीं, फसल बेचने के लिए है नहीं, काम धाम कोई करता नहीं है, अब उसके पास आर्थिक संकट उत्पन्न होने लगता है। और जब आर्थिक संकट उत्पन्न होने लगता है दोस्तों, तब वो मरता क्या न करता, अपने पत्नी से कुछ पैसे मांगता है। उसकी पत्नी, चूंकि वो पति था, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, पत्नी जो है उसे कुछ पैसे देती है। लेकिन धीरे धीरे पत्नी भी ये जान चुकी थी कि इन पैसों को अगर ये सार्थक दृष्टि से लगाता, सही रास्ते पर लगाता, तब अच्छी बात थी। लेकिन ये पूरे के पूरे पैसों को ले जाकर अपने मित्रों को शराब पिला दे रहा है और पार्टी कर रहा है। ऐसे में वो पैसा देना बंद कर देती है। अब वो अपने पत्नी के गहने मांगता है और गहने बेचकर लोगों को शराब पिलाता है और खुद भी पीता है। अब धीरे धीरे वो पूरी तरीके से अय्यासी के रास्ते पर उतर जाता है। और उसके बाद जब उसे एक दिन लगता है कि अब उसका सारा जो पैसा आने का जरिया था पत्नी से, फसलों को बेच के, अन्न को बेच के, वो सारा जरिया खत्म हो चुका है। एक दिन अपनी पत्नी को
एक कार में बैठाता है। उसकी पत्नी महिमा उससे कहती है कि तुम कहाँ चल रहे हो। वो कहता है शांत रहो, भी तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। उसकी पत्नी सोचती है कि हो सकता है बहुत दिन बाद आज ये मन बनाया है मुझे कहीं घुमाने टहलाने ले जाए, लेकिन वो उसे लेकर अपने साथ एक जगह जाता है और फिर जहां पर वो कार रुकती है वहां अपनी पत्नी महिमा को उतारता है और महिमा को उतारने के बाद एक काली सी एक खंडहर से घर में लेकर जाता है जहां पर एक मोटी सी महिला बैठी होती है। दरअसल दोस्तों ये महिला जो थी वो वहां पर कोठे का आयोजन करती थी, कोठा चलाती थी और ये कोठे की मालकिन थी। उस कोठे की मालकिन को अपनी पत्नी से मिलाता है। उसकी पत्नी कहती है ये क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैंने तुम्हें बेच दिया है और फिर उस मोटी महिला से 2 लाख रुपए लेता है और 2 लाख रुपए लेने के बाद अपनी पत्नी को उसके हाथों बेचकर चला आता है। उसकी पत्नी बहुत हैरान परेशान होती है, बहुत हाथ पांव मारती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती है और 2 लाख रुपया ये लेकर वहां से चला आता है। और जब 2 लाख लेकर चला आता है उसके अगले दिन से महिमा को बहुत ज्यादा मार पड़ने लगी थी। वो मालकिन उसे कोठे के धंधे में शामिल करना चाहती थी, वेश्यावृत्ति के धंधे में शामिल करना चाहती थी, लेकिन महिमा एक पढ़ी लिखी लड़की थी, उसने पढ़ाई लिखाई करी थी, उसको सब कुछ पता था। वो उस धंधे में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसकी कोठे की मालकिन से उसे क्या मतलब है, कोई उसके रिश्तेदार तो था ही नहीं। 2 लाख रुपए में उसने खरीदा था तो उसे अपना पैसा वसूल करना था, उसे इसके पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना। महिमा बहुत रोती गिड़गिड़ाती है, लेकिन उसके ऊपर इन चीजों का तनिक भी फर्क नहीं पड़ता। अब अगले दिन महिमा को एक इंजेक्शन दिया जाता है नशे का, ताकि वो सारी चीजें धीरे धीरे भूलना स्टार्ट करे और उसके बाद वो इस पूरे धंधे में उतर आए। लेकिन महिमा अगले दिन से वो इंजेक्शन लेने से मना कर देती है, उसे नशे के दलदल में ढकेला जाता है ताकि वो सही तरीके से धंधे में आ जाए। लेकिन महिमा उस धंधे में जाना ही नहीं चाहती थी। अब वो धीरे धीरे देखती है कि वहां पर और जो लड़कियां हैं वो सब नशे के पूरी तरीके से नशे के चक्कर में रहती हैं। दिन भर वो नशा चाहती हैं, उन्हें नशा मिलना चाहिए, चाहे इंजेक्शन के रूप में, चाहे गोली के रूप में, किसी भी रूप में उन्हें नशा मिलना चाहिए। और वो लड़कियां पूरी तरीके से अपनी जो उनकी बौद्धिक क्षमता है, जो उनकी मानसिक क्षमता है, वो पूरी तरीके से अपना खो चुकी है। लेकिन महिमा इस दलदल में पूरी तरीके से नहीं फंसती है। वो न किसी मेडिसिन का यूज करती है और न किसी प्रकार के नशे का उपयोग करती है। अब जब ये मालकिन वहां की कोठे की देखती है कि महिमा इन लड़कियों में सबसे अलग है और इसका बर्ताव भी सबसे अलग है, ये किसी से फर्जी बात नहीं करती है और इस धंधे का हमेशा विरोध करना चाहती है। अब मालकिन को नहीं समझ में आता है कि वो आखिर करे क्या। अब वो एक दिन महिमा की काफी तेजी से पिटाई कर देती है और पिटाई करने के बाद महिमा बहुत रोती है और कहती है कि मुझे जो है वो पढ़ाई करनी है, आप मुझे छोड़ दो। लेकिन मालकिन थी कि वो सुनने का नाम नहीं ले रही थी। मालकिन को जैसे ये था कि मुझे पैसे अदा करने हैं। अब अगले दिन से महिमा को नए नए ग्राहकों के सामने परोसा जाने लगा और जो भी ग्राहक वहां पर आते थे वो भी पूरी तरीके से महिमा उनसे कहती थी कि मैं शादीशुदा हूं, मेरे पति ने नशे के लिए अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मुझे लाकर यहाँ पर कोठे पर 2 लाख में बेच दिया, कृपया करके आप मुझे मत छुए। लेकिन जो भी ग्राहक वहां पे जाता था वो तो पैसा दे के जा रहा है, उसे तो किसी के जिस्म से खेलने से मतलब है। उन सब को इन बातों से क्या मतलब है कि तुम शादीशुदा हो या शादीशुदा नहीं हो। वो उसके बदन से खेलते, रात भर खेलते और अपना जो है वो हैरान परेशान रहती। अब वो धीरे धीरे उस माहौल में ढलने लगी थी। उस माहौल में ढलने के दौरान उसने देखा कि 1-2 ग्राहक जो आते हैं वो ग्राहक बहुत ही अच्छे हैं, वो बातों को समझते हैं। उन ग्राहकों से एक दिन वो एक ग्राहक से बोलती है कि आप मेरे लिए एक छोटा सा काम कर देंगे क्या। वो बोलता है बताओ। वो कहती है कि मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हूँ, मुझे तैयारी करनी है और मुझे कुछ किताब ला कर दे दो। वो ग्राहक हंसने लगता है। पहले तो कहता है कि तुम करती हो यहाँ पर वेश्यावृत्ति का काम और तुम पढ़ाई करोगी, आज पहली बार ऐसा सुन रहा हूं तो मुझे हंसी आ रही है। अब वो हंसी का पात्र भी बन जाती है। लेकिन ग्राहक जब अगले दिन आता है तो अपने साथ किताब लेकर आता है और किताब लेकर आने के बाद उसको देता है महिमा को। महिमा किताब पाती है, मन में फूला नहीं समाती है और उसके अगले दिन ही उस कोठे पर पुलिस का छापा पड़ता है। एक दरोगा जी के सामने वो गिड़गिड़ाती है और कहती है कि दरोगा जी, मैं यहाँ पर बुरी तरीके से चंगुल में फंस गई हूँ, मुझे बचा लीजिए, किसी भी प्रकार मेरा उद्धार करा दीजिए। दरोगा साहब उसे डांट देते हैं और कहते हैं तुम जो कर रही हो वही करो, तुम्हें और कुछ नहीं करना है। वो अब
एकदम थक हार चुकी थी, टूट चुकी थी। उसे लगा था कि दरोगा साहब उसकी उम्मीद पर खरा उतरेंगे, उसकी उम्मीद की रोशनी जो है वो चिराग के रूप में जल जाएगी। लेकिन दरोगा साहब ने यहाँ कुछ उल्टा ही पैमाना अपनाया। फिलहाल वो अपने उस धंधे में लगी रही। लगातार वो दिन में कस्टमरों के पास जाती, अपने देह को उनको सौंपती, अपने शरीर को उनको सौंपती। कुछ लोग भेड़ियों की तरह उस शरीर को यूज करते। यूज करने के बाद वो लोग पैसा मालकिन को अदा करते और मालकिन को अदा करने के बाद वहां से चले जाते। लेकिन महिमा सोच रही थी कि मैं किस दुनिया में आ गई हूँ, मेरे एक अय्याश पति ने मुझे किस संसार में भेज दिया है जो नरक के बराबर हो गया है। महिमा बहुत हैरान परेशान होती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती है। अचानक एक दिन वकील साहब उस कोठे पर एक दिन पहुंचते हैं। वकील साहब बहुत ही अच्छे होते हैं। वकील साहब जब महिमा से मिलते हैं तो महिमा उन्हें अपनी पूरी कहानी बताती है। महिमा उनसे हाथ जोड़कर कहती है कि मेरी कुछ सहायता करिए, लेकिन वकील साहब भी मना कर देते हैं। अब अगले दिन एक कस्टमर, एक ग्राहक उस कोठे पर पहुंचते हैं जो रिटायर्ड प्रोफेसर थे। उम्र थोड़ी सी ज्यादा हो चुकी थी। उस कोठे पर पहुंचने के बाद उनके सामने महिमा पेश की जाती है। महिमा को जब वो देखते हैं तो उन्हें अजीब सा लगता है। वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने कमरे में तो जाते हैं, लेकिन कमरे में जब पहुंचते हैं तो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते नहीं, क्योंकि महिमा उन्हें सारी गाथा बता देती है। और महिमा से जब वो पढ़ाई लिखाई की बात करने लगते हैं तो महिमा से जो जो प्रश्न प्रोफेसर साहब पूछ रहे थे उन प्रश्नों का उत्तर महिमा सटीक तरीके से दे रही थी। अब प्रोफेसर साहब के दिमाग में एक कौतूहल का विषय आ जाता है कि आखिर वेश्यावृत्ति का धंधा करने वाली लड़की आईएएस के एग्जाम जैसे एग्जाम के प्रश्नों को ये कहां से पढ़ती है। जब वो महिमा से पूछते हैं तो महिमा बताती है कि साहब, मैं दिन में इस धंधे में रहती हूँ, लेकिन रात के अंधेरे में मैं थोड़ी सी रोशनी करके अपनी पढ़ाई करती हूँ। प्रोफेसर साहब को लगता है कि नहीं, जो मैं यहाँ पर करने आया हूँ मुझे वो नहीं करना चाहिए। मुझे थोड़ी सी इसके जीवन में आस डालनी चाहिए, थोड़ा सा भरोसा डालना चाहिए, थोड़ा सा इसे विश्वास में डालना चाहिए और इसकी जो सहायता हो वो करना चाहिए। अब अगले दिन ही वो प्रोफेसर साहब उसी जिले के डीएम साहब के पास पहुंचते हैं और डीएम साहब के पहुंचने के पास एक लेटर लिखते हैं, चूंकि पढ़े लिखे थे। और उसके बाद पुलिस अधीक्षक से मिलते हैं और बताते हैं। फिर कोठे पर अगले दिन पुलिस बाकायदा तरीके से रेड करती है और रेड करने के बाद उसको वहां से महिमा को छुड़ा लिया जाता है और महिमा को छुड़ाकर वहां से एक नारी निकेतन में भेज दिया जाता है। कुछ महिलाओं को जो छूटी थी वो अलग नारी निकेतन में उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। अब महिमा जब नारी निकेतन में पढ़ती है, अब महिमा जब नारी निकेतन में पहुंचती है तो वहां भी वो अपनी मसाल जलाकर रखती है, पढ़ाई करने लगती है। कई लड़कियां जो वेश्यावृत्ति के धंधे में उसके साथ से अलग अलग जिलों से, अलग अलग स्थानों से रेड करके आई थी, वो लड़कियां जब उसे देखती हैं कि पूरी लड़कियां जहां पर अपने पुराने दिनों को याद कर रही हैं, नशा चाह रही हैं, वहां एक लड़की ऐसी है जो पढ़ाई की लौ जला रही है। उसका दिलचस्पी, उसका दिल हमेशा किताबों में लगा रहता है। कई लड़कियां और कई वहां की जो अध्यापिकाएं होती हैं नारी निकेतन की, वो उसे ताना भी मारने लगती हैं कि तुमने तो वेश्यावृत्ति का काम किया है और तुम अब आईएएस बनने लगी हो। ये बातें उसने अपने जीवन में तीर की भांति अपने दिल में, अपने दिमाग में बसा ली और उसी से सीख लेके उसने प्रण कर लिया, उसने ठान लिया कि चाहे जो भी हो जाए मुझे इन लोगों को आईएएस बनकर दिखाना है। उसके बाद वो पढ़ाई करते करते उसी साल आईएएस का यानी कि यूपीएससी का एग्जाम आता है। वो प्री देती है, मेंस देती है, लेकिन दोस्तों इंटरव्यू में वो फेल हो जाती है। उसे लगा था उसका जीवन पूरी तरीके से अब तबाह हो चुका है, लेकिन वो ठान चुकी थी कि उसे अब कुछ करना है और कुछ बनना है। अगली बार वो अपना और ज्यादा दिमाग लगा के मेहनत से पढ़ाई करती है और दूसरे अटेम्प्ट में यूपीएससी की परीक्षा को क्लियर कर लेती है। प्री को भी क्लियर कर लेती है, मेंस को भी, इंटरव्यू को भी क्लियर कर लेती है और एक अच्छे स्थान के साथ उसका आईएएस में सिलेक्शन हो जाता है। और जब आईएएस में सिलेक्शन हो जाता है तो सबसे पहले वो टारगेट बनाती है कि मैं जो अब बचे हुए जहां पर जाऊंगी वहां पर जो भी ये काम करते होंगे, जो भी कोठा चलाते हैं, उन कोठों को समाप्त करूंगी। और जीवन का अगला सबसे बड़ा लक्ष्य था उसे अपने पति से मिलना था और उस पति को बताना था कि तुमने उसे कैसे दुश्वारियों में ढकेल दिया, उसकी जिंदगी कैसे नरक बना दी। खैर, वो ट्रेनिंग पर भेज दी जाती है। कुछ दिन ट्रेनिंग करने के बाद उसे देखिए संयोग और इत्तेफाक कि वो उसी जिले में पोस्टिंग आती है जहां पे उसका पति रहा करता था। अब वो सुबह सुबह अपने
पुलिस वालों के साथ अपने मय फोर्स के साथ उसके घर पहुंच जाती है और जब विपुल के सामने पड़ती है तो विपुल के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। विपुल के माँ बाप का चेहरा पूरी तरीके से लाल हो गया था कि ये जमाना कैसे बदल गया। अब विपुल अपनी पत्नी को देखते ही पहचान जाता है। वो कहता है महिमा, वो कहती है कि महिमा नहीं, डीएम महिमा कहो, IAS महिमा कहो। वो पूछता है कि तुम ऐसे कैसे बन गई। फिर वो पूरी कहानी बताती है और कहती है कि अब तुम्हारा समय जो है, तुम्हारा गेम वो पूरी तरीके से ओवर हो चुका है। अब तुम्हें लॉकअप में चलना है, तुम्हें थाने में चलना है, तुम्हारे नाम FIR दर्ज कराऊंगी और तुम जेल जाओगे। वो बहुत सारी मिन्नतें मांगने लगता है, लेकिन महिमा अब उसे क्षमा करने के मूड में नहीं थी। महिमा अब उसे माफी देने के मूड में नहीं थी, क्योंकि महिमा ने उसके साथ जो किया था वो अक्षम्य था, जो माफ करने योग्य नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपके हिसाब से क्या महिमा को अपने पति विपुल को क्षमा कर देना चाहिए था? क्या महिमा को माफी दे देना चाहिए था? क्या जो विपुल ने महिमा के साथ किया वो निहायत गलत था? और दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें एक शिक्षा मिलती है कि हम चाहे जिन परिस्थितियों में हों, चाहे जैसे हों, चाहे जितनी बुरी संकट हो हमारे जीवन में, चाहे जिन बुरी परिस्थितियों से गुजर रहे हों, अगर हमारे अंदर आगे बढ़ने की ललक है और हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो यकीन मानिए एक ना एक दिन आपको मंजिल जरूर मिलेगी। जैसे महिमा को इतनी दुश्वारियों के बाद, इतने गलत रास्तों के बाद उसे आखिर में उसकी मंजिल मिल ही जाती है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी के बारे में आपका क्या कहना है? आप पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप इस पूरी कहानी को किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से, कहां से देख रहे थे, ये हमें जरूर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में अपना नाम के साथ, ताकि मैं अगली कहानी में आपका नाम जरूर लूं। जाते जाते बस इतना ही दोस्तों कि मेहनताना के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।